स्वागत है सभी का। आज की कहानी है धर्मवीर भारती द्वारा रचित गुल की बन्नो। ये तो शुरू करते हैं। ए मरकल मुँह है। अकस्मात घेगा बुआ ने कूड़ा फेंकने के लिए दरवाज़ा खोला और चौतरे पर बैठे मिरवा को गाते हुए देख कहा, तोरे पेट में फोनोग्राफ उलियान बाका जौन भिनसावर भावा के तान तोड़े गल्लाग। राम जाने रात के कैसन एकरा दीद लागत है। मारे डर के कि कहीं घेगा बुआ सारा कूड़ा उसी के सर पर ना फेंक दे, मिरवा थोड़ा घिसक गया और ज्यों ही घेगा बुआ अंदर गई कि फिर चौतरी की सीढ़ी पर बैठ पैर झुलाते हुए उसने उल्टा सुल्टा गाना शुरू किया। तुम्हें बच याद कलते जन्म तेलीज कछम। मिरवा की आवाज़ सुनकर जाने कहाँ से जबरी कुतिया भी कान पूछ झटकारते आ गई और नीचे सड़क पर बैठकर मिरवा का गाना बिल्कुल उसी अंदाज में सुनने लगी जैसे हीज मास्टर वायस के रिकॉर्ड पर तस्वीर बनी होती है। अभी सारी गली में सन्नाटा था। सबसे पहले मिरवा, जिसका असली नाम मिहिरलाल, जागता था और आँख मलते मलते घेगा बुआ के चौतरे पर आ बैठता था। उसके बाद झबरी कुतिया, फिर मिरवा की छोटी बहन मटकी, उसके बाद एक एक कर गली के तमाम बच्चे, खोजने वाले और लड़का में मेवा, ड्राइवर साहब की लड़की निर्मल, मैनेजर साहब के मुन्ना बाबू, सभी आ जुटते। जब से गुलकी ने घेगा बुआ के चौतरे पर तरकारियों की दुकान रखी थी, तब से ये जमावड़ा वहाँ होने लगा था। उसके पहले बच्चे हकीम जी के चौतरे पर खेलते थे। धूप निकलते गुलकी सट्टी से तरकारियाँ खरीद कर अपनी कुबड़ी पीठ पर लादे डंडा टेकती आती और अपनी दुकान फैला देती। मूली, नींबू, कद्दू, लौकी, घिया, बंडा, कभी कभी सस्ते फल। मिरवा और मटकी जानकी उस्ताद के बच्चे थे जो एक भयंकर रोग में गल कर मरे थे और दोनों बच्चों भी विकलांग, विक्षिप्त और रोगग्रस्त पैदा हुए थे। सिवा झबरी कुतिया के और कोई उनके पास नहीं बैठता था और सिवा गुलकी के कोई उन्हें अपनी देहरी या दुकान पर चढ़ने नहीं देता था। आज भी गुलकी को आते देखकर सबसे पहले मिरवा गाना छोड़कर बोला, छलाम गुलकी। और मटकी अपने बढ़ी हुई तिल्ली वाले पेट भर से घिसकते हुए जंघिया संभालते हुए बोली, एक ठो मूली दे दो एक गुलकी। गुलकी पता नहीं किस बात से खोजी हुई थी कि उसने मटकी को झिड़क दिया और अपनी दुकान लगाने लगी। झबरी भी पास गई कि गुलकी ने डंडा उठाया। दुकान लगाकर वह अपनी कुबड़ी पीठ दुहरा कर बैठ गई और जाने किससे बुड़बुड़ा कर गालियाँ देने लगी। मटकी एक क्षण चुपचाप खड़ी रही, फिर उसने रट लगाना शुरू किया, एक मूली एक गुलकी, एक मूली। गुलकी ने फिर झिड़का तो चुप हो गई और अलग हटकर लोलपुत नेत्रों से सफ़ेद भूली हुई मूलियों को देखने लगी। इस बार बोली नहीं, चुपचाप मूलियों की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि गुलकी चीखी, हाथ हटाओ, छूना मत। कोढ़ीन कहीं की, कहीं खाने पीने की चीज़ देखी तो जोक की तरह चिपक गई। चल कोढ़ीन कहीं की। उधर मटकी पहले तो पीछे हटी, फिर उसकी तृष्णा ऐसी दम हो गई कि उसने हाथ बढ़ाकर एक मूली खींच ली। गुलकी का मुंह तमतमाता हुआ और उसने बांस की खपची उठाकर उसके हाथ पर चट से मारी। मूली नीचे जा गिरी। हाय हाय कर दोनों हाथ झटकती हुई मटकी पाँव पटक कर रोने लगी। जाओ अपने घर रो, हमारी दुकान पर मरने को गली भर के बच्चे हैं। गुलकी चीखी, दुकान दे के हम बिपता मोल लें। क्षण भर पूजा भजन में भी कचर घाव मची रहती है। अंदर से घेगा बुआ ने स्वर मिलाया। खासा हंगामा मच गया कि इतने में झबरी भी खड़ी हो गई, लगी उदास स्वर में भुकने। लेफ्ट राइट चौराहे पर 3-4 बच्चे का जुलूस चला आ रहा था। आगे आगे दर्जा में पढ़ने वाले मुन्नू बाबू नीम की संटी को झंडे की तरह थामे जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। पीछे थे मेवा और निर्मल। जुलूस आकर दुकान के सामने रुक गया। गुलकी सतर्क हो गई। दुश्मन की ताकत बढ़ गई थी। मटकी सिसकते सिसकते बोली, हमें गुलकी मारिस है। हाय हाय, हमके नरिया में ढकेल दीस। अरे बाप रे। निर्मल, मेवा, मुन्नी
मुन्ना सब पास आकर उसकी चोट देखने लगे। फिर मुन्ना ने ढकेल कर सबको पीछे हटा दिया और संटी लेकर तनकर खड़े हो गए। किसने मारा है इसे? हम मारा है, कुबड़ी गुल्की ने बड़े कष्ट से खड़े होकर कहा। क्या करोगे? हमें मारोगे? मारेंगे क्यों नहीं, मुन्ना बाबू ने अकड़ कर कहा। गुल्की इसका कुछ जवाब देती कि बच्चे पास घिर गए आए। मटकी ने जीभ निकाल कर मुँह बिराया। मेवा ने पीछे जाकर कहा, एक कुबड़ी अपना कुबर दिखाओ, और एक मुट्ठी धूल उसकी पीठ पर छोड़कर भागा। गुल्की का मुंह तमतमाता आया और रूधे गले से कराहते हुए उसने पता नहीं क्या कहा, किंतु उसके चेहरे पर भय की छाया बहुत गहरी हो गई थी। बच्चे सब एक एक मुट्ठी धूल लेकर शोर मचाते हुए दौड़े कि अकस्मात घेघा बुआ का स्वर सुनाई पड़ा। ए मुन्ना बाबू, जात हो कि अबहिन जी का बुलाए कि 2-4 कनेठी दिलवाए चाहते हैं तो, मुन्ना ने कहा अकड़ते हुए। ए मिरवा, बिगुल बजाओ। मिरवा ने दोनों हाथ मुंह पर रखकर धू जुलूस चल पड़ा और कप्तान ने नारा लगाया, अपने देश में अपना राज, गुल्की की दुकान बाइकाट। नारा लगाते हुए जुलूस गाड़ी में मुड़ गई। कुबड़ी ने आंसू पोंछे, तरकारी से धूल झाड़ी और साग पर पानी के छींटे डाले। गुल्की की उम्र ज़्यादा नहीं थी, यहीं हद से हद 25-26, पर चेहरे पर झुर्रियाँ आने लगी थी और कमर के पास से वह इस तरह दोहरी हो गई थी जैसे 80 वर्ष की बुढ़िया हो। बच्चों ने जब पहली बार उसे मोहल्ले में देखा तो उन्हें ताज्जुब भी हुआ और थोड़ा भय भी। कहाँ से आई, पहले कहाँ थी, इसका उन्हें कुछ अनुमान नहीं था। निर्मल ने जरूर अपनी माँ को उसके पिता ड्राइवर से रात को कहते हुए सुना, यह मुसीबत और खड़ी हो गई, मर्द ने निकाल दिया तो हम थोड़े ही या ढोल गले बांधेंगे। बाप अलग हम लोगों का रुपया खा गया, सुना चल बसा तो डरी कि कहीं मकान हम लोग ना दखल कर ले और मर्द को छोड़ कर चली आई। खबरदार, जो चाबी भी दी तुमने, क्या छोटेपन की बात करती हो? रुपया उसके बाप ने ले लिया तो क्या हम उसका मकान मार लेंगे? चाबी हमने दे दी है, 10-5 दिन का नाच पानी भेज दो उसके यहाँ। हाँ, सारा घर उठा भेज दो। सुन रही हो घेगा बुआ? तो का भावा बहू? अरे निर्मल के बापू से तो एकरे बाप की दांत काटी रही। घेगा बुआ की आवाज़ आई। बेचारी बाप की अकेली संतान रही, यही के बियाह में मटिया मेट हुई गवा, पर ऐसे कसाई के हाथ में दी इसकी 5 बरस में कुबर निकल आवा। साला ये आवे तो हंटा से खबर लूँ मैं, ड्राइवर साहब बोले। 5 बरस बाद बाल बच्चा हुआ, अब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ तो उसमें क्या कसूर? साले ने सीढ़ी से ढकेल दिया, जिंदगी भर के लिए हड्डी खराब हो गई ना, अब कैसे गुजारा हो उसका? बेटवा एक को दुकान खुलवाए दो, हमरा चौतरा खाली पड़ा है, यही 1-2 रुपया किराया दे दो करे, दिन भर अपना सौदा लगाए। हम मना करती हैं, इतना बड़ा चौतारा मोहल्ले वालों के काम ना आई तो हम छाती पर धै ले जाब, पर हाँ मुल्ला रुपया दे देवो करे। दूसरे दिन यह सनखेज खबर बच्चों में फैल गई। वैसे तो हकीम जी का चबूतरा बड़ा था, पर वह कच्चा था, उस पर छाजन नहीं थी। बुआ का चौतरा लंबा था, उस पर पत्थर जड़े थे, लकड़ी के खंभे थे, उस पर टीन छाई हुई थी, कई खेलों की सुविधा थी। खंभों के पीछे किल किल कांटे की लकीरें खींची जा सकती थी। एक टांग से उचक कर बड़े चिबड्डी खेल सकते थे। पत्थर पर लकड़ी का पीठा रखकर नीचे से मुड़ा हुआ तार घुमाकर रेलगाड़ी चला सकते थे। जब गुल्की ने अपनी दुकान के लिए चबूतरों के खंभों में बांस बांधे तो बच्चों को लगा कि उनके साम्राज्य में किसी अज्ञात शत्रु ने आकर किलेबंदी कर ली है। वे सहमे हुए दूर से कुबड़ी गुल्की को देखा करते थे। निर्मल ही उसकी एकमात्र संवाददाता थी और निर्मल का एकमात्र विश्वास सूत्र थी उसकी माँ। उससे जो सुना था उसके आधार पर निर्मल ने सबको बताया था कि यह चोर है। इसका बाप 100 रुपये चुराकर भाग गया, यह भी उसके घर का सारा रुपया चुराने आई है। रुपया चुराएगी तो यह भी मर जाएगी, मुन्ना ने कहा। भगवान सबको दंड देता है, निर्मल बोली। ससुराल में भी रुपया चुराई होगी। अरे कुब्बत थोड़े है, वही रुपया बांधे है पीठ पर, मनसेदू का रुपया है। सचमुच, निर्मल ने अविश्वास से कहा। और नहीं क्या, कुबर थोड़े है, ये तो दिखावा है।
मुन्ना द्वारा उत्साहित होकर मेवा पूछने ही जा रहा था कि देखा, साबुन वाली सती खड़ी होकर बात कर रही है। गुलकी से कह रही थी, अच्छा किया तुमने मेहनत से दुकान करो, अब कभी थूकने भी मत जाना उसके यहाँ। हरामजादा दूसरी औरत कर ले चाहे 10 और कर ले, सबका खून उसी के मत्थे चढ़ेगा। यहाँ कभी आवे तो कहलाना मुझसे, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल दूंगी, इसी चाकू से दोनों आंखें निकाल लूँगी। बच्चे डर कर पीछे हट गए। चलते चलते सती बोली, कभी रुपए पैसों की ज़रूरत हो तो बताना बहिना। कुछ दिन बच्चे डरे रहे, पर अकस्मात उन्हें यह सूझा कि सती को यह कुबड़ी डराने के लिए बुलाती है। उसने उसके गुस्से में आग में घी का काम किया, पर कर क्या सकते थे। अंत में उन्होंने एक तरीका ईजाद किया। वे बुढ़िया का खेल खेलते थे, उसको उन्होंने संशोधित किया। मटकी को लेमन जूस देने की लालच देकर कुबड़ी बनाया। वह उसी तरह पीठ दोहरी करके चलने लगी। बच्चों ने सवाल जवाब शुरू किया। कुबड़ी कुबड़ी का हे राना, सुई ही रानी, सुई लेके का करबे, कंधा सीबे, कंधा सी के का करबे, लकड़ी लाबे, लकड़ी लेके का करबे, भात पकैबे, भात पकाए के का करबे, भात खैबे, भात के बदले लात खैबे। और इसके पहले कि कुबड़ी बनी हुई मटकी कुछ कह सके, वे उसे जोर से लात मारते और मटकी मुंह के बल गिर पड़ती। उसकी कोहनियाँ और घुटने छिल जाते, आंख में आंसू आ जाते और होठ दबाकर वह रुलाई रोकती। बच्चे खुशी से चिल्लाते, मार डालो कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को, मार डाला कुबड़ी को। गुलकी यह सब देखती और मुंह फेर लेती। एक दिन जब इसी प्रकार मटकी को कुबड़ी बनाकर गुलकी की दुकान के सामने ले गए, तो इसके पहले कि मटकी जवाब दे, उन्होंने अनचिते में इतनी जोर से ढकेल दिया कि वह कुहना भी ना टेक सकी और सीधे मुंह के बल गिर गई। नाक, होठ और भौं खून से लथपथ हो गए। वह हाय हाय कर इस बुरी तरह चीखी कि लड़के कुबड़ी पर मर गई। लड़के चिल्लाने लगे कि कुबड़ी मर गई। चिल्लाते हुए भी सहम गए। अकस्मात उन्होंने देखा कि गुलकी उठी। वे जान छोड़कर भागे, पर गुलकी उठकर आई, मटकी को गोद में लेकर पानी से उसका मुंह धोने लगी और धोती से खून पोंछने लगी। बच्चों ने पता नहीं क्या समझा कि वह मटकी को मार रही है या क्या कर रहे हैं कि वे अकस्मात उस पर टूट पड़े। गुलकी की चीखें सुनकर मोहल्ले के लोग आए तो उन्होंने देखा कि गुलकी के बाल बिखरे हैं, दांत से खून बह रहा है, अधूरी आरी चबूतरे के नीचे पड़ी है और सारी तरकारी सड़क पर बिखरी है। घेगा बुआ ने उसे उठाया, धोती ठीक की और बिगड़ कर बोली, औकात रत्ती भर न और तेहा पवा भर, आपन बखत देख के चुप ना रहा जात, काहे लड़कन के मुंह लगत हो। लोगों ने पूछा तो कुछ नहीं बोली। उससे पाल मार गया हो। उसने चुपचाप अपनी दुकान ठीक की और दांत से खून पोंछा, कुल्ला किया और बैठ गई। उसके बाद अपने उस कृत्य से बच्चे जैसे खुद सहम गए थे। बहुत दिन तक वे शांत रहे। आज जब मेवा ने उसकी पीठ पर धूल फेंकी तो जैसे खून चढ़ गया, पर फिर न जाने वह क्या सोचकर चुप रह गई। और जब नारा लगाते हुए जुलूस गली में मुड़ गया तो उसने आंसू पोंछे, पीठ पर से धूल झाड़ी और साग पर पानी छिड़कने लगी। लड़की काहे गली के राक्षस हैं, घेघा बुआ बोली। अरे उन्हें काहे कहो बुआ, हमारा भाग ही खोटा है, गुलकी ने गहरी सांस लेकर कहा। इस बार जो झड़ी लगी तो 5 दिन तक लगातार सूरज के दर्शन नहीं हुए। बच्चे सब घर में कैद थे और गुलकी कभी दुकान लगाती थी, कभी नहीं। राम राम करके छठे दिन तीसरे पहर झड़ी बंद हुई। बच्चे हकीम जी के चौतरे पर जमा हो गए। मेवा बिला बेटी बीन लाया था और निर्मल ने टपकी हुई निमकोड़िया बीन कर दुकान लगा ली थी। गुलकी की तरह आवाज़ लगा रही थी, ले खीरा, आलू, मूरी, घिया बंडा। थोड़ी देर में काफ़ी शिशु ग्राहक दुकान पर जुट गए। अकस्मात शोरगुल को चीरता हुआ बुआ के चौतरे से गीत का स्वर उठा। बच्चों ने घूम कर देख, मिरवा और मटकी गुलकी की दुकान पर बैठे हैं। मटकी खीरा खा रही है और मिरवा झबरी का सर अपनी गोद में रखे बिल्कुल उसकी आंखों में आंखें डालकर गा रहा है। तुरंत मेवा गया और पता लगाकर आया कि गुलकी ने दोनों को एक एक अधन्ना दिया है और दोनों मिलकर झबरी कुतिया के
कीड़े निकाल रहे हैं। चौतरे पर हलचल मच गई और मुन्ना ने कहा, निर्मल, मिरवा मटकी को एक भी नीम कौड़ी मत देना, रहे उस कुबड़ी के पास। हाँ जी। निर्मल ने आँख चमकाकर गोल मुँह करके कहा, हमारा अम्मा कहत रही उन्हें छुओ ना, ना साथ खाओ ना खेलो, उन्हें बड़ी बुरी बीमारी है। आँख थू। मुन्ना ने उनकी ओर देखकर उबकाई जैसा मुंह बनाकर थूक दिया। गुलकी बैठी बैठी सब समझ रही थी और जैसे इस निरर्थक घृणा में उसे कुछ रस आने लगा था। उसने मिरवा से कहा, तुम दोनों मिल के गाओ तो एक अधन्ना दे। खूब जोर से भाई बहन दोनों ने गाना शुरू किया। माल का ताली मल जाना, पल अकिया किसी से अकस्मात पटाख से दरवाज़ा खुला और एक लोटा पानी दोनों के ऊपर फेंकती हुई घेगा बुआ गरजी, दूर कल मुँह है, अबहिन बीती भर के नाही ना, और पतुरियन के गाना गावे लगे, ना बहन का ख्याल ना बिटिया का। और एक कुबड़ी, हम तुहू से कहे देत है कि चकलाखाना खोले के बदे अपना चौतरा नहीं दिया, चली हुआ से मुजरा करवाए। गुलकी ने पानी उधर झिटकाते हुए कहा, बुआ बच्चे हैं, गा रहे हैं, कौन कसूर हो गया। यह बच्चे हैं, तू तो दूध पियत बच्ची हो, कह दिया जबान ना लड़ाओ हमसे। हाँ, हम बहुत बुरे हैं, एक तो 5 महीने से किराया नहीं दियो और हिया दुनिया भर के अंधे कोढ़ी बटूरे रहत है। चलो उठाओ अपनी दुकान हिया से, कल से ना देखी हिया तुम्हें। राम राम, सब अधर्म की संतान राक्षस पैदा हुए भय है मोहल्ले में, धरतिया नहीं फाटत है कि मर बेलाए जाए। गुलकी सन्न रह गई। उसने किराया सचमुच 5 महीने से नहीं दिया था, बिक्री नहीं थी, मोहल्ले में कोई उससे कुछ लेता नहीं था, पर इसके लिए बुआ निकाल देगी यह उसे कभी आशा नहीं थी। वैसे ही महीने भर में 20 दिन वह भूखी सोती थी। धोती में 10-10 पैबंद थे, मकान गिर चुका था, एक दलान में थोड़ी सी जगह में वह सो जाती थी, पर दुकान तो वहाँ रखी नहीं जा सकती। उसने चाहा कि वह बुआ के पैर पकड़ ले, मिन्नत कर ले, पर बुआ ने जितनी ज़ोर से दरवाज़ा खोला था उतनी ज़ोर से बंद कर दिया था। जब से चौमासा आया था, पुरवाई बही थी, उसकी पीठ में भयानक पीड़ा उठती थी, उसके पांव कांपते थे, सट्टी में उस पर उधार बुरी तरह चढ़ गया था। अब क्या होगा, वह मारे खींच के रोने लगी। इतने में कुछ खटपट हुई और उसने घुटनों से मुँह उठाकर देखा कि मौका पाकर मटकी ने एक ताज़ा फूट निकाल लिया और मर भूखी की तरह उसे हबर हबर खाती जा रही थी। एक क्षण वह उसके फूलते पचकते पेट को देखती रही, फिर ख्याल आते ही फूट पूरे 10 पैसे का है, वह उबल पड़ी और सड़ 3-4 खपती मारते हुए बोली, चोटी कुतिया, तोरे बदन में कीड़ा पड़े। मटकी के हाथ से फूट गिर पड़ा। वह नाली में से फूट के टुकड़े उठाते हुए भागी। न रोई न चीखी, क्योंकि मुंह में भी फूट भरा था। मिरवा हक्का बक्का इस घटना को देख रहा था कि गुलकी उसी पर बरस पड़ी। सड़ उसने मिरवा को मारना शुरू किया। भाग यहाँ से हरामजादे। मिरवा दर्द से तिलमिला उठा। हमला पैसा देव तो जाई, देते हैं पैसा, ठहर तो। सड़ रोता हुआ मिरवा चौतरे की ओर भागा। निर्मल की दुकान पर सन्नाटा छाया था। सब चुप्पी उसी ओर देख रहे थे। मिरवा ने आकर कुबड़ी की शिकायत मुन्ना से की। मुन्ना चुप रहा, फिर मेवा की ओर घूमकर बोला, मेवा बता तो इसे। मेवा पहले हिचकिचाया, फिर बड़ी मुलायमियत से बोला, मिरवा तुम्हें बीमारी हुई है ना, तो हम लोग अब तुम्हें नहीं छुएंगे, साथ नहीं खेलेंगे, तुम उधर बैठ जाओ। हम बीमार हैं मुन्ना कुछ पिघला। हाँ, हमें छुओ मत। निमकौड़ी खरीदना हो तो उधर बैठ जाओ, हम दूर से फेंक देंगे, समझे। मिरवा समझ गया, सर हिलाया और अलग जाकर बैठ गया। मेवा ने नीमकौड़ी उसके पास रख दी और वह चोट भूलकर पड़ी नीमकौड़ी के बीज निकालकर छीलने लगा। इतने में ऊपर से घेघा बुआ की आवाज़ आई, ए मुन्ना, तई तू लोग परे हो जाओ, अब हिन पानी गिरी ऊपर से। बच्चों ने ऊपर देखा। तिछत्ते पर घेघा बुआ का छोटा मारे पानी में छप छप करती घूम रही थी। कूड़े से तिछत्ते की नाली बंद थी और पानी भरा था। जिधर बुआ खड़ी थी उसके ठीक नीचे गुलकी का सौदा था। बच्चे वहाँ से दूर थे, पर गुलकी को सुनाने के लिए बात बच्चों से कही गई थी।
गुलकी कराहती हुई उठी। कुब्बड़ की वजह से वह 3 तिछत्ते की ओर देख भी नहीं सकती थी। उसने धरती को देखकर ऊपर बुआ से कहा, इधर नाली काहे खोल रही हो? उधर की खोलो। काहे उधर की खोले? उधर हमारा चौका है कि नहीं? इधर हमारा सौदा लगा है। एह बुआ हाथ चमकाकर बोली, सौदा लगा है रानी साहब का? किराया दे के दाई हियाव फाटत है। तराई के दाई नटई में गामा पहलवान का जो तो देखो। सौदा लगा है तो हम कब करी? नारी तो है यह खुली, खोलो तो देखे। अकस्मात गुलकी ने तड़प कर कहा। आज तक किसी ने उसका वह स्वर नहीं सुना था। 5 महीने का 10 रुपया नहीं दिया बेशक, पर हमारे घर की घन्नी निकाल के बसंतू के हाथ किसने बेचा? तुमने। पश्चिम ओर का दरवाजा चिरवा के किसने जलवाया? तुमने। हम गरीब हैं, हमारा बाप नहीं है, सारा मोहल्ला हमें मिल के मार डाले। हमें चोरी लगाती है। अरे अकल की पैदा हुई बुआ मारे गुस्से के खड़ी बोली बोलने लगी। बच्चे चुप खड़े थे। वे कुछ सहम में हुए थे। कुबड़ी का यह रूप उन्होंने कभी न देखा, न सोचा। हाँ, तुमने ड्राइवर चाचा ने चाची ने सब ने मिलकर हमारा मकान उजाड़ा है। अब हमारी दुकान अब बहाए दो, देखेंगे हम भी निर्बल के भी भगवान हैं। ले भगवान है तो ले। और बुआ ने पागलों की तरह दौड़कर नाली में जमा कूड़ा लकड़ी से ठेल दिया। 6 इंच मोटी गंदे पानी की धार धर धर निकलती हुई उसकी दुकान पर गिरने लगी। तरोइया पहले नारी में गिरी, फिर मूली, खीरे, साग, अदरक उछल कर दूजा गिरे। गुलकी आँख फाड़े पागल से देखती रही और फिर दीवार पर सर पटक कर हृदय विदारक स्वर में डरा कर रो पड़ी। अरे मोर बाबू, हमें कहाँ छोड़ गए? अरे मोरी मैया, पैदा होती हमें क्यों नहीं मार डाला? अरे धरती मैया, हमें काहे नहीं ली लेती? सर खोले, बाल बिखरे, छाती कूट कर वह रो रही थी और तिछत्ते का पिछला 9 दिन का जमा पानी धड़ धड़ गिर रहा था। बच्चे चुप खड़े थे। अब तक जो हो रहा था उनकी समझ में आ रहा था, पर यह क्या हो गया ये उनकी समझ में नहीं आ सका। पर वे कुछ बोले नहीं, सिर्फ मटकी उधर गई और नाली में बहता हुआ एक मोटा हरा खीरा निकालने लगी। मुन्ना ने डांटा, खबरदार जो कुछ चुराया। मटकी पीछे हट गई। वे सब किसी अप्रत्याशित भय, संवेद नहीं, आशंका से जुट बटोर कर खड़े हो गए। सिर्फ मीरवा अलग सिर झुका खड़ा था। झीसी फिर पड़ने लगी थी और वे एक एक कर अपने घर चले गए। दूसरे दिन चितारा खाली था। दुकान का बांस उखड़वा कर बुआ ने नाद में गाड़कर उसका तुरई की लत्ता चढ़ा दी थी। उस दिन बच्चे आए, पर उनकी हिम्मत चौतरे पर जाने की नहीं हुई, जैसे वहाँ कोई मर गया हो। बिल्कुल सुनसान चौतारा था और फिर तो ऐसी झड़ी लगी कि बच्चों का निकलना बंद। चौथे या 5वें दिन रात को भयानक वर्षा तो हो ही रही थी, पर बादल भी ऐसे गरज रहे थे कि मुन्ना अपनी खाट से उठकर अपनी माँ के पास घुस गया। बिजली चमकते ही जैसे कमरा रोशनी से नाच उठता। छत पर बूंदों की पटर पटर कुछ धीमी हुई, थोड़ी हवा भी चली और पेड़ों का हर हर सुनाई पड़ा कि इतने में धड़ धड़ाम भयानक आवाज़ हुई। माँ भी चौंक पड़ी, पर उठी नहीं। मुन्ना आंखें खोले अंधेरे में ताकने लगा। सहसा लगा मोहल्ले में कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं। दीघा बुआ की आवाज़ सुनाई पड़ी, किसका मकान गिरा है रे? गुलकी का। किसी का दुर्गत उतर आया। अरे बाप रे, दब गई क्या? नहीं, आज तो मेवा की माँ के यहाँ सोई है। मुन्ना लेटा था और उसके ऊपर अंधेरे में यह सवाल जवाब इधर से इधर जा रहे थे। वह फिर काँप उठा, माँ के पास घुस गया और सोते सोते उसने साफ सुना, कुबड़ी फिर उसी तरह रो रही है, गला फाड़ कर रो रही है। कौन जाने मुन्ना के ही आंगन में बैठकर रो रही हो। नींद में वह स्वर कभी दूर कभी पास आता हुआ ऐसा लग रहा था जैसे कुबड़ी मोहल्ले के हर आंगन में जाकर रो रही है, पर कोई सुन नहीं रहा है सिवा मुन्ना के। बच्चों के मन में कोई बात इतनी गहरी लकीर नहीं बनाती कि उधर से उनका है ध्यान हटे ही नहीं। सामने गुलकी थी तो वह एक समस्या थी, पर उसकी दुकान हट गई। फिर वह जाकर साबुन वाली सत्ती के गलियारे में सोने लगी और 2-4 घर से मांग जांच कर खाने लगी। उस गली में दिखती ही नहीं थी। बच्चे भी दूसरे कामों में व्यस्त हो गए। अब जाड़े आ रहे थे। उनका जमावड़ा सुबह न होकर तीसरे पहर होता था। जमा होने के बाद जुलूस निकलता था और जिस जोशीले नारे से गली गूंज उठती थी वह था, घेगा बुआ का वोट दो। पिछले दिनों में म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हुआ था और उसी में बच्चों ने यह नारा सीखा था। वैसे कभी कभी बच्चों में 2
पार्टियां भी होती थी, पर दोनों घेघा बुआ से अच्छा उम्मीदवार कोई नहीं मिलता दोनों में। अतः दोनों गला फाड़ फाड़ कर उनके लिए ही वोट मांगते थे। उस दिन जब घेघा बुआ के धैर्य का बांध टूट गया और नई नई गालियों से विभूषित अपनी पहली इलेक्शन स्पीच देने जो ही चौतरे पर अवतरित हुए कि उन्हें डाकिया आता हुआ दिखाई पड़ा। सुबह निर्मल की माँ के यहाँ मकान खरीदने की कथा थी। शंख, घंटा, घड़ियाली, केले का पत्ता, पंजीरी, पंचामृत का आयोजन देख मुन्ना के अलावा सब बच्चे इकट्ठा थे। निर्मल की माँ और निर्मल के बाबू पीढ़े पर बैठे थे। गुलकी एक पीली धोती पहने माथे तक घूंघट काढ़े सुपारी काट रही थी और बच्चे झाँक झाँक कर देख रहे थे। मेवा ने पहुंचकर कहा, एक गुलकी जीजाजी के साथ जाओगी क्या? कुबड़ी ने छिप कर कहा, धत रे, ठिठोली करता है। और लज्जा भरी जो मुस्कान किसी भी तरुणी के चेहरे पर मनमोहक लाली बनकर फैल जाती, उसके झुर्रियोंदार बेडौल नीरस चेहरे पर विचित्र रूप से विभत्स लगने लगी। उसके काले पपड़ीदार होठ सिकुड़ गए, आंखों के कोने मिचमिचा उठे और अत्यंत कुरुचिपूर्ण ढंग से उसने अपने पल्ले से ढककर सर ढक लिया और पीठे सीधी कर जैसे कुब्बड़ छिपाने का प्रयास करने लगी। मेवा पास ही बैठ गया। कुबड़ी ने पहले इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाकर मेवा से कहा, क्यों रे, जीजाजी कैसे लगे तुझे? मेवा ने असमंजस में या संकोच में पड़कर कोई जवाब नहीं दिया, तो जैसे अपने को समझाते हुए गुलकी बोली, कुछ भी हो, है तो अपना आदमी, हारे काढ़े कोई और काम आएगा। औरत को दबाए के रखना ही चाहिए। फिर थोड़ी देर चुप रहकर बोली, मेवा भैया, सती हमसे नाराज है। अपनी सगी बहन क्या करेगी जो सती ने किया हमारे लिए? ये चाची और बुआ तो सब मतलब के साथ ही है, हम क्या जानते नहीं? पर भैया, अब जो कहो कि हम सती के कहने से अपने मर्द को छोड़ दें, सो नहीं हो सकता। इतने में किसी का छोटा सा बच्चा घुटनों के बल चलते चलते मेवा के पास आकर बैठ गया। गुलकी क्षण भर उसे देखती रही, फिर बोली, पति से हमने अपराध किया तो भगवान ने बच्चा छीन लिया, अब भगवान हमें क्षमा कर देंगे। फिर कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। क्षमा करेंगे तो दूसरी संतान देंगे? क्यों नहीं देंगे? तुम्हारे जीजा जी को भगवान बनाए रखे, खोट तो हम ही में है। फिर संतान होगी तब सौत का राज नहीं चलेगा। इतने में गुलकी ने देखा कि दरवाजे पर उसका आदमी खड़ा हुआ बुआ से कुछ बातें कर रहा है। गुलकी ने तुरंत पल्ले से सर ढका और लजाकर उधर पीट कर बोली, राम राम, कितने दुबरा गए हैं। हमारे बिना खाने पीने को कौन ध्यान रखता? अरे सौत तो अपने मतलब की होगी। ले भैया मेवा, जा 2 बीड़ा पान दे आ जीजा को। फिर उसके मुंह पर वही लाज की विभत्स मुद्रा आई। तुझे कसम है, बताना मत किसने दिया। मेवा पान लेकर गई, पर वहाँ किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो आदमी बुआ से कह रहा था, इसे ले तो जा रहे हैं, पर इतना कह देते हैं, आप भी समझा दे उसे कि रहना तो दासी बनकर ही है, ना दूध की ना पुत की, हमारे कौन काम की। पर हाँ, औरतिया की जबान लड़ाई तो खैर नहीं। पर हाँ, औरतिया की सेवा करे, उसका बच्चा खिलावे, झाड़ू बहारू करे तो 2 रोटी खाए पड़े रहे, पर उससे जबान लड़ाई तो खैर नहीं। हमारा हाथ बड़ा जालिम है, एक बार कुबड़ निकला, अगली बार प्राण निकलेगा। क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं? बुआ बोली। उन्होंने मेवा के हाथ से पान लेकर अपने मुंह में दबा लिए। करीब 3 बजे इक्का लाने के लिए निर्मल की माँ ने मेवा को भेजा। कथा की भीड़ भाड़ से उनका मुड़ पिराने लगा था, अतः अकेली गुलकी सारी तैयारी कर रही थी। मटकी कोने में खड़ी थी, मिरवा और झबरी बाहर गुमसुम बैठे थे। निर्मल की माँ ने बुआ को बुलाकर पूछा कि विदाई में क्या करना होगा, तो बुआ मुंह बिगाड़ कर बोली, अरे कोई जात बिरादरी की है का? 1 लोटा में पानी भर के इक्कन्नी दुअन्नी उतार के परजा पजारू को दे दिया बस। और फिर बुआ शाम को बियारी में लग गई। इक्का आते ही जैसे झबरी पागल सी इधर उधर दौड़ने लगी। उसे जाने कैसे आभास हो गया कि गुलकी जा रही है सदा के लिए। मेवा ने अपने छोटे छोटे हाथों से बड़ी बड़ी गठरियाँ रखी। मटकी और मिरवा चुपचाप आकर इक्के के पास खड़े हो गए। सर झुकाए पत्थर सी चुप गुलकी निकली। आगे आगे हाथ में पानी का भरा लोटा लिए निर्मल थी। वो आदमी जाकर इक्के पर बैठ गया। अब जल्दी करो, उसने भारी गले से कहा। गुलकी आगे बढ़ी, फिर रुकी और 1.5 से 2 अन्य अधन्नी निकाले। ले मेरवा, ले मटकी,
मटकी जो हमेशा हाथ फैलाए रहती थी, इस समय जाने कैसे संकोच उसे आ गया कि वह हाथ नीचे कर दीवार से चटक कर खड़ी हो गई और सर हिलाकर बोली, नहीं नहीं बेटा, ले लो। गुलकी ने पुचकार कर कहा। मिरवा मटकी ने पैसे ले लिए। मिरवा बोला, छलाम गुलकी, ए आदमी छलाम, अब क्या गाड़ी छोड़नी है? फिर भारी गले से बोला, ठहरो बेटा, कहीं ऐसे दामाद की विदाई होती है? सहसा बिल्कुल अजनबी किंतु अत्यंत मोटा स्वर सुनाई पड़ा। बच्चों ने अचरज से देखा। मुन्ना की माँ चली आ रही है। हम तो मुन्ना का आसरा देख रहे थे, स्कूल से आ जाए, उसे नाश्ता करा ले तो आए, पर इक्का आ गया तो हमने समझा अब तू चली। अरे निर्मला की माँ, कहीं ऐसे बेटी की विदाई होती है? लाओ जरा रोली घोली, जल्दी से चावल लाओ और सिंदूर भी ले आना निर्मल बेटा। तुम बेटा उत्तर आओ इक्का से। निर्मल की माँ का चेहरा पसिया पड़ गया। बोली, जितना हमसे बन पड़ा किया, किसी को दौलत का घमंड थोड़े ही दिखाना था। नहीं बहन, तुमने तो किया, पर मोहल्ले की बिटिया तो सारे मोहल्ले की बिटिया होती है, हमारा भी तो फर्ज होता है। अरे माँ बाप नहीं है तो मोहल्ला तो है, आओ बेटा। और उन्होंने टीका करके आंचल के नीचे छुपाए हुए कुछ कपड़े और एक नारियल उसकी गोद में डालकर उसे चिपका दिया। गुलकी, जो अभी तक पत्थर सी चुप थी, सहसा फूट पड़ी। उसे पहली बार लगा जैसे वह मायके से जा रही है, मायके से अपनी माँ को छोड़कर, छोटे छोटे भाई बहनों को छोड़कर, और वह अपने कर्कश फटे हुए गले से विचित्र स्वर से रो पड़ी। ले अब चुप हो जा, तेरा भाई भी आ गया। वे बोली। मुन्ना बस्ता लटकाए स्कूल से चला आ रहा था। कुबड़ी को अपनी माँ के कंधे पर सर रखकर रोते देख बिल्कुल हतप्रभ सा खड़ा हो गया। आ बेटा, गुलकी जा रही है ना आज? दीदी है ना, बड़ी बहन है, चल पाँव छू ले, आ इधर। फिर माँ ने फिर कहा, मुन्ना और कुबड़ी के पाँव छुए? क्यों? पर माँ की बात एक क्षण में उसके मन में जैसे एक पूरा पहिया घूम गया और वह गुलकी की ओर बढ़ा। गुलकी ने दौड़ को उसे चिपका लिया और फूट पड़ी, हाय भैया, अब हम जा रहे हैं। अब किससे लड़ोगे मुन्ना भैया? अरे मेरे बीरन, अब किससे लड़ोगे? मुन्ना को लगा जैसे उसकी छोटी छोटी पसलियों में एक बहुत बड़ा सा आंसू जमा हो गया जो अब छलकने ही वाला है। इतने में उस आदमी ने फिर आवाज़ दी। गुलकी कराह मुन्ना की माँ का सहारा लेकर इक्के पर बैठ गई। इक्का खड़ कर चल पड़ा। मुन्ना की माँ मुड़ी की बुआ ने व्यंग किया, एक आधा गाना भी विदाई का गाए जाओ बहन। गुलकी बन्नो ससुराल जा रही है। मुन्ना की माँ ने कुछ जवाब नहीं दिया। मुन्ना से बोली, जल्दी घर आना बेटा, नाश्ता रखा है। पर पागल मिरवा ने, जो बम्बे पर पाँव लटकाए बैठा था, जाने क्या सोचा कि वह सचमुच गला फाड़ कर गाने लगा। बन्नो डाले दुपट्टा पल्ला मोहल्ला से चली गई। यह उस मोहल्ले में हर लड़की की विदा पर गाया जाता था। बुआ ने घुड़का, तब भी वह चुप नहीं हुआ। उल्टे मटकी बोली, काहे न गावे, गुलकी ने पैसा दिया है और उससे ने भी सुर मिलाया, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम, बन्नो तली गई लाम। मुन्ना चुपचाप खड़ा रहा। मटकी डरते डरते आई। मुन्ना बाबू, कुबड़ी ने अधन्ना दिया, ले ले। बड़ी मुश्किल से मुन्ना ने कहा और उसकी आंख में दो बड़े बड़े आंसू डबडबाए। उन्हीं आंसुओं की झिलमिल कोशिश करके मुन्ना ने जाते हुए इक्की की ओर देखा। गुलकी आंसू पोंछते हुए पर्दा उठाकर मुड़ मुड़ कर देख रही थी। मोड़ पर एक धचक्के से इक्का मुड़ा और अदृश्य हो गया। सिर्फ झबरी सड़क तक इक्के के साथ गई और फिर लौट आई। तो ये कहानी थी धर्मवीर भारती जी की कहानी। बहुत ही संवेदनात्मक की कहानी थी। गुलकी नाम की एक लड़की के जीवन के आसपास घूमती हुई किस तरह उसके माँ बाप के ना होने के बाद उसका जीवन किस कठिनाई से गुजरता है, किस तरह पहले उसके पति उसके साथ बदतमीजी करता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, उसके बाद जब वो वापस आती है मैके तो समाज भी उसके साथ किस तरह बुरा व्यवहार करता है। और आगे की कहानी समझने की ज़रूरत नहीं है कि जिस तरह से वो आगे उसके पति का चरित्र दिखाया गया, आगे उसके साथ क्या होगा, तो ये दिखाया गया है। ये धर्मवीर भारती ने बिल्कुल वास्तविकता को दिखाया है यहाँ पर कि जब किसी बच्चे के साथ पर माँ बाप का हाथ नहीं होता, उसके परिवार का हाथ नहीं होता, तो कोई भी वो लड़का हो या लड़की, समाज उसे किस तरह बर्ताव करता है और केवल उसका फ़ायदा उठाना चाहता है और कोई
बात से उसको मतलब नहीं होती है, उसके सुख दुख से उसको कोई वास्ता नहीं होता है। कोई 2 पल के लिए उसके आंसू पर तरस खा सकता है, पर हमेशा के लिए नहीं। तो ये इसको वास्तविकता को दिखाने की कोशिश की गई। और रही बात कि मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ कि कहीं कहीं इसमें मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया था, आपको त्रुटि लगी होगी, क्योंकि ये जो भाषा थी, ये भाषा कहीं किसी क्षेत्रीय जगह की बोली थी। किसी क्षेत्रीय जो जगह होती है, ये जैसे कि इस भाषा से लगता है कि ये कहीं यूपी या बिहार का लोकल लैंग्वेज रही होगी, क्योंकि इस ऐसी भाषाओं का प्रयोग वहीं ज़्यादातर होता है। वहाँ के क्षेत्रीय जगह पे अपना बोलने का एक तरीका होता है, जैसे कि वहाँ पर ज़्यादातर किसी का नाम भी लिया जाता है, या आ उसमें जोड़ दिया जाता है, उसे अपना मतलब कि क्षेत्रीय बोली बनाने के लिए। तो उस तरह की बोली था, तो उस तरह की बोलियों को थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत होता है, क्योंकि इसमें थोड़े अपशब्द भी प्रयोग किए गए थे, जैसे किसी गाली गलौज वगैरह का भी प्रयोग किया गया था, जो शायद वहाँ के लिए आम बात होगी, हमारे लिए बड़ी बात है, हमारे लिए शायद ये गाली लगती होगी, पर वो गाली नहीं होगी शायद, हो सकता है वहाँ नहीं तो इतने बड़े लेखक उसका प्रयोग नहीं करते, हो सकता है वहाँ के लिए वो बहुत आम बात रही होगी, वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को बोले के लिए। तो बस उस छोटी मोटी त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बाकी आपको कहानी जो उन्होंने समझाना चाहा है कि इस समाज के वास्तविकता को दिखाते हुए, तो वो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा कहानी को। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।